हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी हो रही है। आप लोगों को ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है वीडियो, वो आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है। आई होप कि आपको सारी वीडियो समझ में भी आ रही होगी। आप लोगों को ज्योग्राफी भी है जहाँ तक है वो भी समझ में आ रही होगी, और उसके बाद जो आपकी हिस्ट्री का आज सेकंड चैप्टर आप लोगों को दिया गया था उसको भी पढ़िएगा। नहीं समझ में आ रही होगी तो 2-3 बार आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों की हिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ आज अब उसकी हिस्ट्री के अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका ज्योग्राफी वाला। जिसे आप लोगों को इसके बारे में यहाँ तक मैंने आप लोगों को करा दिया था कि तीन केंद्र शासित प्रदेश है जो ये 3 स्टेट में फैले हुए हैं। कौन से? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। इसमें आप लोगों को पहले ही बताया था, इसमें माहे है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पुडुचेरी बताया था, कराइनल बताया था और यमन बताया था, ये यहाँ पे बताए गए थे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अपना ज्योग्राफी का नया चैप्टर है यहाँ पे। इसमें आप लोगों को लोकेशन भी पता होनी चाहिए कि लोकेशन क्या होती है। अब आपसे ये यदि पूछेगा कि उत्तरी पॉइंट कौन सा होता है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा होता है, और आपका पूर्वी पॉइंट के नाम क्या नाम जाना जाता है, और इधर जो आपका पश्चिमी पॉइंट है वो किसके है। उससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि उत्तरी में लद्दाख आता है और नीचे में क्या पड़ता है, केरल पड़ता है। कन्याकुमारी एक इसी के नाम से प्रसिद्ध है, कन्याकुमारी के नाम से। और इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है आप लोगों का। और इधर क्या है, गुजरात है। और इधर क्या है, आपका लद्दाख है। और यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी। इतना आप लोगों को समझ आ गया। अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा कि कुछ पॉइंट भी है, अगर आपसे पूछे पॉइंट ऊपर उत्तरी बिंदु क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है आपका इंदिरा कोल। जो कहाँ पे है अभी, ये इंदिरा कोल है आपका लद्दाख में। अगर आपका पूछे पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, तो पूर्वी क्षेत्र का आपका है किब्यू, जो आपका कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जो आपका पश्चिमी वाला क्षेत्र पड़ता है, ये क्या है, इसका नाम है गौर माता। और उसके बाद आपका दक्षिणम बिंदु का क्या पड़ता है, अगर भारत की बात करेगा पूरे उसकी, तो फिर यहाँ पे पड़ेगा कन्याकुमारी। लेकिन इसके दक्षिणम पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी का ही लास्ट का यदि दक्षिणम बिंदु क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। ये इसका दक्षिणम बिंदु है। इसे एक नाम से और जाना जाता है, पिग्मेलियन। पिग्मेलियन से ज़्यादा उसका दक्षिणम बिंदु पूछा जाता है आपसे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर उत्तरी बिंदु की बात करेगा तो उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कौल है। पूर्वी की बात करता है तो कीब्यू है। पश्चिमी की बात करता है तो गौर माता है। दक्षिण की बात करता है तो कन्याकुमारी है, कुमारी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यदि भारत के दक्षिण बिंदु की बात करता है तो फिर इंदिरा पॉइंट होगा। अब इसी के साथ हम कुछ और भी बात करते हैं, जैसे अब हम इसके साथ और भी आपसे साथ बात करते हैं। जैसे अगर पूछेगी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है, 32.8 लाख वर्ग। ये आपका क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। और यदि भारत की स्थिति पूछेगा क्षेत्रफल में, तो कौन से स्थान पे है, आपका 7वां है। ये भी याद रखिएगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, दूसरा है। और पहला कौन है, चाइना, चीन। उसके बाद यदि हम भारत की बात करेंगे, तो भारत क्षेत्रफल में कौन कौन सी स्टेट सबसे पहले है। सबसे पहले आपका राजस्थान, फिर उसके बाद आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, और फिर उसके बाद आता है फोर्थ स्थान पे आपका यूपी। इन इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि ये यूपी की बात की जाती है और यूपी की क्वेश्चन में यूपी के बारे में ज़रूर आते हैं। और इसीलिए याद रखिएगा, जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेगा तो 7वां स्थान है। और अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत का, तो दूसरा स्थान है। उसके साथ यदि क्षेत्रफल में भारत की बात कर रहा है, तो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। उसके बाद आपका एमपी है और महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पे। पहले यहाँ पे हैदराबाद था, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का विभाजित हो गया, जिसके बाद यहाँ पे यूपी 4 स्थान पर आ गया है।
ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य है, अगर आपसे इसी में पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य कौन से हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटे राइटिंग में लिखा जाता है तो उसके लिए बता दीजिए आपको बड़ी बड़ी राइटिंग में भी दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें दी जा रही है, इसलिए छोटा भी हो सकता है। लेकिन आप इसे सुन भी सकते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सुन भी सकते हैं और इतना आपको दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। यदि आपसे छोटे राज्य की बात करता है तो छोटे राज्य में सबसे छोटा राज्य कौन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, गोवा। उसके बाद आपकी बात करता है यहाँ पे कौन होगा, सिक्किम। और उसके बाद बात करता है त्रिपुरा। और फिर 4 नंबर पे कौन होगा, नागालैंड। इन चीज़ों को ये बारे में याद रखिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से याद करें तो पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा होगा, राजस्थान होगा। और अगर छोटे की बात कर रहा है तो गोवा होगा। उसके बाद आपका सिक्किम भी है, कभी कभी वो गोवा हटा के पूछ लेगा कि इनमें से सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो आपका सिक्किम होगा। अब हम बात करते हैं आपकी जलीय सीमा। जलीय सीमा मैंने जब आप लोगों को बताया था कि जलीय सीमा से कितने स्टेट से यहाँ पे भारत के टच करते हैं, वो भी उस दिन भी बताया गया था। तो जलीय सीमा कितनी है यहाँ पे, जलीय सीमा है आपकी 6100 किलोमीटर। और यदि आपके महाद्वीप में मिला दिए जाते हैं तो आपकी ये पड़ेगी यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर। ये द्वीपों के सहित है। उसके साथ यदि आपसे पूछेगा कि स्थलीय सीमा क्या है, यदि आपसे पूछेगा कि उसकी स्थलीय सीमा कितनी है तो स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। यदि आपसे स्थलीय सीमा के बारे में नहीं पता है तो जब हम ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं ऐसे तो वो यहाँ तक जुड़कर गुजरात और इधर लास्ट तक जुड़कर ही होती है स्थलीय सीमा। उसके बाद जो आपकी समुद्र से टच है तो वो होती है आपकी जलीय सीमा, जो कि आपकी है 6100 किलोमीटर। यदि आपकी स्थलीय सीमा की बात कर रहा है तो कितनी होगी, 15,200 किलोमीटर। यदि आपसे पूछे कि समुद्र से दूरी कौन सी स्टेट से नापी जाती है भारत के, तो समुद्र से अगर दूरी की बात करती है कि कहाँ से नापा जाता है, ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो यही किसकी है, तमिलनाडु के चेन्नई शहर से यहाँ पे नापी जाती है समुद्र से दूरी। की इसकी दूरी कितनी है और उसकी दूरी कितनी है, अगर दूरी की साफ करें समुद्र से तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नापी जाती है वो तमिलनाडु चेन्नई के शहर से नापी जाती है। और ये आपसे पीसीएस का जब पेपर हुआ था प्री का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत में समुद्री दूरी नापने के लिए कौन सा स्थान है। उसमें 2-3 स्टेट और भी दिए गए थे, जिसमें केरल के 2-3 शहर थे, उसके साथ यहाँ पे चेन्नई भी था। ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कि भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र क्या है, मैदान क्या है, हिमालय है, नीलगिरी पर्वत, ये सारी चीज़ें अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। भारत के प्राकृतिक क्षेत्र या भारत का भौतिक क्षेत्र। अब ये क्या है, भारत का भौतिक क्षेत्र के बारे में बात की जाती है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर हम भौतिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भौतिक क्षेत्र वो होता है, ऐसी प्राकृतिक अवस्थाएं होती है या फिर ऐसी इस्लाह करती होती है जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई होती है, जिसे एक मानव के द्वारा नहीं बनाई जाती बल्कि वो प्राकृतिक रूप से बनी होती है, निर्मित होती है, वही आपकी क्या होती है, भौतिक क्षेत्र कहलाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि भौतिक क्षेत्र में सबसे पहले क्या आता है कि उत्तर का पर्वतीय मैदान या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्रफल या क्षेत्रीय, और साथ में आपका मैदान। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है भारत का पठारी भाग। इतना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपका आता है तटीय भाग या फिर द्वीप। और उसके बाद आपका 4 स्थान पे क्या पड़ता है, मरुस्थल। ये भारत के भौतिक क्षेत्र है जो कि आपके प्राकृतिक द्वारा निर्मित हुए हैं। भारत उत्तर का पर्वतीय मैदान है, भारत का पठारी भाग है, उसके बाद तटीय है, फिर द्वीप है, फिर उसके बाद आपके पड़ते हैं मरुस्थल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए
कि पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, आपसे इनसे भी उत्तर पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपको एक ही लाइन में बता दिया जाएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि ऐसा क्या होता है जिसका आधार तो क्या होता है, चौड़ा होता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो क्या हो जाती है, नुकीली हो जाती है। अगर ऊपर जाने के बाद नुकीली और इसका आधार चौड़ा होता है, तो चौड़ा होगा तो किसका आधार होगा, पर्वत का। यदि आपसे पूछा जाता है कि जिसका आधार चौड़ा होता है लेकिन ऊपर से भी उबड़ खाबड़ होता है, जिसमें कोई नुकीली सिरा नहीं होती है, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका पठार। मैदान के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पे हरी हरी घास होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो मैदान होता है आप लोगों का। लेकिन अगर आपसे पर्वत पूछेगा कि जिसका आधार चौड़ा होता है लेकिन ऊपर से क्या होते हैं, नुकीली होती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी पर्वत। और अगर जिसका आधार भी चौड़ा है और ऊपर से भी आपकी वो स्थिति क्या बनी हुई है, उबड़ खाबड़ बनी हुई है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पठार। इतना आयो पे आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या बात करते हैं कि उत्तर का पर्वतीय मैदान। अब उत्तर का जब पर्वतीय मैदान की बात करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा हिमालय। अब यहाँ पे हम हिमालय की बात करते हैं। हिमालय भी आपके दो प्रकार से बनते हैं, एक आपका क्या बनता है, पश्चिमी हिमालय, और दूसरा होता है आपका पर्वतीय हिमालय। यहाँ पे क्या होता है, जब पर्वतीय हिमालय का निर्माण माना जाता है तो हिमालय का निर्माण आपके इस अवसादी चट्टानों से नापा जाता है कि भारतीय प्लेट है और यूरोपीय प्लेट, यूरेशिया प्लेट है, इन दोनों के टकराव के कारण ही यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ था, जिससे हिमालय से पहले आपका यहाँ पे एक टेथिस सागर था। इसी के कारण वह इन दोनों चट्टानों के, इन दोनों प्लेट के टकराने से ही ये क्या, हिमालय का निर्माण हुआ था। और हिमालय क्या है, एक वलित पर्वत का उदाहरण है। क्योंकि ये पूछ लेगा कि अगर हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है, नवीन पर्वत है, वलित पर्वत है, या फिर आपका ब्लॉक पर्वत है, उसके साथ और भी प्राचीन पर्वत तो नहीं कहा जाता, नहीं, क्योंकि ये क्या है, नवीन पर्वत है, अवसादी चट्टानों से निर्मित बनता है क्या, आपका हिमालय पर्वत। अब ये भी पता होना चाहिए कि अवसादी चट्टानें क्या होती है। अवसादी चट्टान में बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं, और जहाँ पे जीवाश्म पाएंगे वहाँ पे अवसादी चट्टान होगी। अब जहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, वलित पर्वत या नवीन पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। अब जहाँ पे जीवाश्म होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, आप लोगों की बहुत सारी गैसेस पाई जाती है। उसके बाद जम्मू कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध है, अगर हिमालय की हम बात कर रहे हैं तो आपका जम्मू कश्मीर में आपने पढ़ा होगा एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी, पिट पढ़ा होगा, जो सबसे ख़राब कोयला होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपका सबसे अच्छा जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट, वो पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, अगर आपसे पूछेगा कि किस प्रकार का, तो एंथ्रेसाइट जो कोयला बनता है सबसे उत्तम कोयला माना जाता है, जिसमें वो क्या होता है, वो आपका जम्मू कश्मीर में ही बनता है। इसलिए ये चीज़ें याद रखिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, कौन सी चट्टानों से हुआ था, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में ही एंथ्रेसाइट आपका कोयला भी पाया जाता है। और यहाँ पे दो प्लेट है, यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट, जिनके दोनों के टकराने से ही बना कौन सा, हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए इसे नवीन पर्वत कहा जाता है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, इससे पहले यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे क्या था कि ये क्या था, एक पेंजिया था, और उसके यहाँ पे क्या था, ये एक आपका था टेथिस सागर। यहाँ पे इसे समझिएगा कि किस तरीके से निर्माण हुआ। ये सारा का सारा आपका पेंजिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या था, आपका टेथिस सागर था। इसीलिए जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, टकराव हुआ, टकराव होने के कारण ऊपर क्या था, अंगारा लैंड का निर्माण हुआ, और नीचे क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का निर्माण। ये क्या हुआ, आपका अंगारा लैंड का निर्माण, और नीचे क्या हुआ, गोंडवाना लैंड का निर्माण। इस तरीके से इसका निर्माण हुआ था। और फिर ऊपर, फिर बाद में क्या हुआ कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, इन दोनों के टकराने से ही हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हिमालय का वर्गीकरण कैसे होता है, किस तरीके से याद किया जा सकता है। इसको याद भी आपके अगर मैप्स के द्वारा करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, मैप के द्वारा करने से। लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ आ सके जितना हम समझाना चाहते हैं।
ये आपका पूरा उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र है। ये मैप के द्वारा भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसी चीज़ को समझिएगा। अगर आप सबसे ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपका ट्रांस हिमालय। और अगर उसके बाद जब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं, इतने वाले अगर पार्ट की बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे आप, व्रत हिमालय। उसके बाद आपका थर्ड क्या होगा, लघु हिमालय। उसके बाद फिर आपका लास्ट होगा यहाँ पे शिवालिक। इस तरीके से भारत का उत्तरी क्षेत्र को विभाजित किया गया है, हिमालय के क्षेत्र को। कि सबसे पहले क्या पड़ता है, ट्रांस हिमालय पड़ता है, उसके बाद व्रत हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय है, और उसके बाद आपका पड़ता है शिवालिक। उसके साथ एक चीज़ हो रखी है कि यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, तिब्बत का पठार, जिसे क्या कहा जाता है, पामीर का पठार भी कहा जाता है। इसको याद जरूर कीजिएगा। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय की बात, ट्रांस हिमालय में क्या है आपका, कराकोरम है। लद्दाख कहाँ पड़ता है, लद्दाख सिंधु नदी कहाँ पे है आपकी, ट्रांस हिमालय में, जास्कर हिमालय में। तो इन चीज़ों को आप ये मत सोचिएगा कि हमें याद नहीं रहेगी, याद रहेंगी इन चीज़ों को, बस एक बार आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को साथ साथ में बताई जाएंगी, साथ में मैप भी दिखाया जा रहा है, जिससे वो चीज़ें आपको याद रहेगी, भूलेंगे नहीं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ट्रांस हिमालय है, उसके बाद व्रत हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है, और फिर उसके बाद आपका क्या पड़ता है, शिवालिक पड़ता है। ये चीज़ तो आप लोग को याद रहेंगी। उसके बाद यदि हम कब क्या बात करते हैं, या जहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या पड़ता है, एक मानसरोवर पड़ता है, झील। अब इस मानसरोवर झील से किस किस का निर्माण, इधर आपकी क्या होता है, एक सिंधु नदी की बहती है, उसके बाद एक सतलुज नदी भी बहती है यहाँ पे। यहाँ निकलता है तिब्बत का जो मानसरोवर झील है, यहाँ से ही सिंधु नदी और सतलज नदी का निर्माण होता है। और तीसरी आपका निर्माण होता है इधर ब्रह्मपुत्र नदी का। अब ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे 3 नदियों का निर्माण होता है। ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो बहुत विश्व में लंबी मानी जाती हैं, और साथ में उसका भारत में उद्गम स्थल नहीं है। इसका भारत में उद्गम स्थल नहीं है क्योंकि ये तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निर्मित होती है, लेकिन इसका क्या होता है, ये भारत में प्रवेश कर जाती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से, जो क्या पड़ता है, नामचा बर्मा। यहाँ से आपकी मुड़कर भारत में प्रवेश कर जाती है, और इधर से फिर आपकी ब्रह्मपुत्र में गंगा भी नदी मिल जाती है। ये भी नदी अभी पढ़ाएंगे। और लेकिन इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे एक ही जगह पे आपका सतलुज पड़ता है, इधर यहाँ पे एक सिंधु है, और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं क्या, ट्रांस हिमालय। यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई होगी कि ट्रांस हिमालय कहाँ है, सबसे उत्तरी वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या पड़ता है, ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर क्या पड़ता है, कराकोरम। उसके बाद आपका पड़ता है लद्दाख, और उसके बाद आपका पड़ता है जास्कर। अब यहाँ देखिए कि जो कराकोरम है, जस्कर है, इन दोनों के बीच में आपकी क्या पड़ेगी, सिंधु नदी पड़ेगी। यदि ऊपर की ही हम बात करें तो ऊपर में ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपका कराकोरम पड़ेगा जो चाइना से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे पड़ता है आपका लद्दाख, और यहाँ पे पड़ेगा आपका जास्कर। अब आप ये मैप देखिए, यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर यदि हम यहाँ की बात करेंगे तो ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी, ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप सबसे देखिए कि ये क्या है आपका, लद्दाख पड़ता है। यहाँ पे कराकोरम रेंज है आपकी, जो अभी बताई गई सबसे ऊपर कराकोरम है। उसके बाद ये लद्दाख है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, जास्कर है। इन चीज़ों को याद रखिए। लद्दाख के ऊपर आपकी क्या पड़ती है, इंडस। इंडस को क्या कहा जाता है, इंडस को आपको कहा जाता है सिंधु नदी। ये लद्दाख लद्दाख के ऊपर पड़ती है, नीचे नहीं पड़ती। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे इसलिए मैप के द्वारा इसको बताया जा रहा है ताकि आप भूलें नहीं। यहाँ पे क्या है, ये लद्दाख है, यहाँ पे जास्कर है, ये पीर पंजाल है आपका, ये नंदा देवी है। इन चीज़ों को याद रखिए। इधर है आपकी, यहाँ पे इंडस नदी आती है। ये आपकी क्या है, झेलम है।
चिनाब है, उसके बाद रावी है, सतलुज है, व्यास है, ये नदी इधर है। ये कल भी बताया गया था कि अफगानिस्तान वाला ऊपर क्षेत्र पाया जाता है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है जहाँ पे सिंधु नदी का विवाद भी चलता रहता है भारत के साथ। पर यहाँ पे एक चीज़ जरूर पढ़िएगा, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जास्कर है, ये सबसे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, कि लद्दाख है, यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और साथ में यहाँ पे आपका नंदा पर्वत भी है, ये देखिए यहाँ पे नंगा पर्वत भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कीटू गार्डवेन आस्टीन है, यहाँ पे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है। अगर भारत की बात करेगा तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गार्डविन आस्टिन है। लेकिन अगर विश्व की बात कर रहा है दूसरे नंबर की आएगी, पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कराकोरम पास है, जो कि किसके क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, भारत और चाइना के बीच में जुड़ा है कराकोरम। इतना आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये देखिए ये थार मरुस्थल है, यहाँ पे ये अरावली रेंज है, राजस्थान में पड़ती है। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे ये रहा पूरा का पूरा हिमालय वाला क्षेत्र यहाँ पे दिखाया गया है। उसके साथ में आपको और भी चीज़ें यहाँ पे ये देखिए लास्ट में जब आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो ये भी दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, यहाँ पे अरावली है, यहाँ पे थार मरुस्थल है। उसके बाद ये सतमाला है, यहाँ पे हरिश्चंद्रा है। नीचे आपका इधर पश्चिमी घाट पड़ता है, इधर पूर्वी घाट पड़ता है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबिक सी है। ये सारी चीज़ें आपको इसी के द्वारा पढ़ाई जाएगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको अब सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि ये कराकोरम था, यहाँ पे लद्दाख है, लद्दाख की यहाँ पे क्या पड़ती है, सिंधु पड़ती है, फिर यहाँ पे जास्कर है, और ये कराकोरम भारत और चाइना के बीच में एक पास का काम करता है। उसके बाद दूसरी आपको क्या दिखाई गई थी, केटू गार्डविन आस्टिन है, जो कि यहाँ पे पड़ती है। उसके बाद आपको दिखाई गई थी कि भारत विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, और भारत की बात करेगा तो केटू गार्डविन आस्टिन है। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और पढ़िएगा, छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं बताई जा रही है ताकि आप लोगों को याद हो सके। ये आपके सामने क्या है, उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पे अभी क्या दिखाया गया आपको, नंगा पर्वत दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कराकोरम दिखाया गया। उसके बाद फिर आपको क्या दिखाया गया, यहाँ पे लद्दाख दिखाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जास्कर था। उसके बाद यहाँ पे आपकी नदियाँ भी दिखाई गई, सिंधु और सतलज। ठीक है, ये आपके मानसरोवर झील से यहाँ पे निर्माण होता है इसका। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ पड़ेगा कि यहाँ जो पड़ती है ये कुछ चोटियाँ हैं, जो 4 चोटियाँ पड़ती है, और वो कौन सी पड़ती है आपकी उत्तराखंड में। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे क्या पड़ती है, केदारनाथ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बद्रीनाथ। फिर उसके बाद यहाँ पे पड़ती है नंदा देवी, और फिर लास्ट में पड़ती है कामेद। अब आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी आपको 4 इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगी श्रेणियाँ। सबसे पहले क्या है, धौलागिरी है। उसके बाद आपकी दूसरी पड़ती है, इसीलिए आपसे सीरीज में भी पूछ सकता है कि इधर उत्तरी से लेकर आपके, ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि इधर उत्तरी में कौन सी पड़ती है, या फिर यहाँ पे नंदा पर्वत पड़ता है, ये उत्तराखंड में कौन कौन सी है, यहाँ पे उत्तराखंड की सबसे ऊंची कौन सी है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे पड़ती है क्या, धौलागिरा। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी पड़ती है, अन्नपूर्णा पड़ती है, अन्नपूर्णा ये यहाँ पे पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे क्या पड़ेगी आपकी, गौरी शंकर। इनको ज़रूर लिखिएगा, सीरीज वाइज आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे है मनसालू। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे क्या आएगी, माउंट एवरेस्ट। और सबसे आपकी लास्ट में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, नामचा बर्मा। इस चीज़ को सीरीज से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए,
कि किस तरीके से यहाँ पे नंदा पर्वत कहाँ पे है, काराकोरम कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, जास्कर कहाँ है, ये ट्रांस हिमालय में पड़ते हैं। उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, ये क्या है, ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंदा देवी। साथ में यहाँ पे आप एक पॉइंट बना सकते हैं। पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लिखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये ज़रूर पूछी जा सकती है एक दो क्वेश्चन में भी, यदि आपसे पूछेगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद केटू गार्डविन आस्टीन है, फिर उसके बाद कंचनजंगा है। यदि भारत की बात करेगा तो केटू गार्डविन आस्टीन है भारत की सबसे बड़ी, और फिर उसके बाद है कंचनजंगा। यदि आपसे पूछे कि ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी पड़ेगी कौन सी, केटू गार्डविन आस्टीन। लेकिन अगर व्रत हिमालय की बात करेगा तो आपकी पड़ती है कंचनजंगा, जो कि आपकी सिक्किम में है। इतना ये हिमालय वाला जो आपका चैप्टर है, इतना आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। नहीं समझ आ गया होगा दोबारा भी बताया जा सकती है, लेकिन आप इसे दोबारा से खुद ही पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना बता दीजिएगा कि आपको ये समझ और दिखाई दे रहा होगा और आपको वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। तो ये चीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, उसके बारे में भी हम कुछ अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा पढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा इनको।